Now it's okay. Laiba, it's okay now. Screen is not is clear or not? ओके, नेक्स्ट वाली क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में। मैं इसको लिख के आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्या मैं समझा रही हूँ इसके अंदर। 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल समटाइम्स जो एग्जामिनर है वो पूछ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग होता है 7, 11 और 13 का। इसमें से 7 का मैं लेकर चल रही हूँ कि कैसे याद रखना होता है, क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें मैंने नंबर लिया 658। तो इसमें क्या होता है, इसका रूल क्या कहता है कि चेक करना है मुझे ये नंबर पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। डिविजिबिलिटी रूल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इसलिए यूज़ होता है कि बहुत बड़ा नंबर हम डिवाइड करना शुरू कर दें, बाद में वो फुल्ली डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो प्रॉब्लम ना हो, तो हम नंबर को देखकर ही क्या शॉर्ट फॉर्म में ये पता कर सकते हैं कि ये एंड तक फुल्ली डिविजिबल होगा या नहीं। तो 7 का रूल क्या कहता है कि इसके जो यूनिट प्लेस है, दिस इज 8, इसको ट्वाइस कर दिया जाए, तो ये हो गया 16। अब जो बाकी बचा हुआ नंबर है, दैट इज 65। इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस, यानी इसको 65 में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो 49। ये जो नंबर आएगा या तो ये ज़ीरो हो जाए या फिर डिविजिबल बाय 7 हो। तो ये ज़ीरो तो हो नहीं रहा, लेकिन ये डिविजिबल बाय 7, इसीलिए ये पूरा नंबर यानी 658 जो है वो फुली डिविजिबल होगा किससे, 7 से। ये होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। इज इट ओके? मे बी इसकी पिक क्लियर नहीं है बेटे, इसलिए ब्लर हो रहा होगा। नेक्स्ट शीट देखते हैं उसमें क्लियर है कि नहीं। आपको वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ओ, शैल आई मूव नाउ? ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे 3 और 6 का चला था। इफ सम ऑफ द डिजिट्स, अगर मैं आपके सामने कोई भी एक नंबर ऐसा ले लूं, सपोज मैंने लिया, कोई छोटा नंबर ले लेती हूँ जो 9 से डिविजिबल हो, दैट इज 99। तो रहने देते हैं, 99 तो क्लियर कट ही जा रहा है। 108। ठीक है, 108 मैंने सोचा कि ये 9 की टेबल 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो इसका रूल क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, यानी 1 प्लस 0 प्लस 8 आ गया 9, अगर ये डिविजिबल बाय 9 हो तो ये नंबर पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज क्लियर है? तो ये हमारा क्लियर हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अब आ जाता है जो मैंने आपको कहा कि 7, 11 और 13 के इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कहता है, इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस।
अब कोई भी नंबर अगर हमने लिया, जैसे मैं नीचे वाला ही नंबर लेकर चल रही हूँ जो अगले उसका एग्जाम्पल है। इसने कहा इवन और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस। अब इवन इधर से गिनना शुरू करोगे या इधर से गिनना शुरू करोगे, इवन और ऑड प्लेसेस होते क्या हैं। तो इसमें हमेशा आपका, क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड इधर से इधर मूव करता है, इसलिए आपको राइट टू लेफ्ट मूव करना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अब इसमें ये क्या कहता है, दिस इज ऑड, दिस इज इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। अब उसने कहा कि सम ऑफ द डिजिट्स, अब जितने ऑड प्लेसेस पे हैं, ये रहा ऑड का प्लस 9 प्लस 1 दैट इज 15, और जिन्हें इवन प्लेसेस पे हैं 4, 3 एंड 1 दैट इज 8, इनका डिफरेंस ऑर्डर इवन का। नेगेटिव ऑब्वियसली नहीं होगा, ये जो नंबर बड़ा हो उसको छोटे में से बड़े में से छोटे को घटा दीजिएगा। तो आया 7। 7 जो है वो 11 से तो डिविजिबल होगा नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो इट्स क्लियर कि इतना बड़ा ये नंबर हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ। ये डिविजिबिलिटी रूल बेटे आगे तक काम आएंगे, आगे के एग्जाम्स में, ये पीआरटी और उसमें केवीएस और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिविजिबिलिटी रूल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे, जिसमें आप शॉर्ट मेथड यूज कर सको। तो इसको समझ लो। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है अगेन तीसरा जो मैंने आपको बोला था दैट इज 13। 13 का थोड़ा सा इन सबसे स्टेप्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ़ द सम ऑफ 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, में ट्वाइस था 7 वाले में, इसमें यूनिट डिजिट को 4 टाइम्स करना है। इसकी यूनिट डिजिट है 5, इसको मैंने 4 टाइम्स कर लिया, पहला स्टेप। फिर इसने कहा नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट, नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट आया ये वाला। ठीक है, इनका सम करना है, उसमें क्या था 7 वाले में इनका डिफरेंस करना है और ट्वाइस करना है। ठीक है, ट्वाइस करना है और डिफरेंस करना है, ये 7 के लिए था। और 13 के लिए है 4 टाइम्स करना है और बाकी डिजिट को ऐड कर देना है। तो 1 1 3 9 4 में 20 ऐड किया तो आया 1 4 1। अगर ये डिविजिबल बाय 13 है तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, और ये इससे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये रूल है आपका 13 का। गॉट इट। आगे के लिए इजी है। 15 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है उसके फैक्टर्स बनते हैं 3 एंड 5। तो अगर वो नंबर 3 से भी फुली डिवाइड हो रहा हो और 5 से भी फुली डिवाइड हो रहा हो तो वो 15 का भी से भी डिविजिबल हो जाएगा। 21 के फैक्टर्स बनते हैं 7 एंड 3। तो अगर 7 से भी पूरा डिवाइड हो रहा हो, 3 से भी पूरा डिवाइड हो रहा हो, तो भी वो 21 से भी डिवाइड होगा। 25 कहता है कि इसकी लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो ये 25 से होगा पूरा। 125 का क्या कहती है, लास्ट की 3 डिजिट पूरी डिवाइड होनी चाहिए, देन वो 125 से पूरा पूरा नंबर डिविजिबल होगा। क्लियर है? Okay, now we are moving to the next one. बीच में का अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को जल्दी जल्दी खींचूँ क्योंकि ये इजी वाले कंसेप्ट हैं। ठीक है, नाउ जो पूछा जा रहा है सीटेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो प्रॉपर्टीज़ में पहले आपको करा चुकी हूँ, और ये एक लॉ बचता है अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसको इस तरह से ही लिखा जाता है
distributive law under, this is under addition and this is under subtraction. क्लियर? और इसका यूसेज यही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर एडिशन किस तरह से वर्क करता है. इसमें होता सिर्फ ये कि बाहर वाला नंबर अगर अंदर ब्रैकेट में दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो किस सीक्वेंस में उसको खोला जाता है. तो फर्स्ट नंबर पहले फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, देन साइन प्लस का आएगा, फिर ये पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, सेम विद कई जगह पे आपको ये ऑर्डर में भी मिल जाएगा. तो इससे घबराना नहीं है कि अरे ये ऑर्डर चेंज हो गया है तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, नहीं. ये इसी तरह से मूव करेगा b इंटू ए, देन सेकेंडली c इंटू ए. ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में यहाँ साइन माइनस का आ जाता है. यही है इसके अंदर फिलहाल. बस इसको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है. इसके लिए पहले तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं. मल्टीपल्स, अगर मैं नाम से इस चीज़ को याद रखना चाहूँ, दैट मल्टीप्लाइज. मल्टीप्लाई मतलब कोई चीज़ बढ़ना. ठीक है, मल्टीपल्स में हमेशा कोई चीज़ बढ़ रही होगी. तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स को करने के लिए याद यही चीज़ करनी पड़ती है कि मल्टीपल्स में कोई भी नंबर के आगे मल्टीपल्स यानी टेबल चलेगी. ठीक है, फैक्टर्स में उस चीज़ को ब्रेक किया जाता है पार्ट्स में. ठीक है, फैक्टर्स में किसी नंबर को ब्रेक किया जाता है और मल्टीपल्स में उसे मल्टीप्लाई किया जाता है यानी उसकी टेबल देखी जाती है. क्लियर? तो सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 5 में क्या है 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन. और राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन. ये है मल्टीपल्स. क्लियर? So I am moving to the next one. Now it comes factors, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि ब्रेक करना. अगर मैं 15 का फैक्टर देखना चाहूँ तो 15 को मिनिमम कितना मैं ब्रेक कर सकती हूँ, ये है. ठीक है, तो फैक्टर्स में जब हमने प्राइम नंबर्स किया था तो किसी भी नंबर के दो मिनिमम फैक्टर होना ज़रूरी है. एक तो 1 एंड इट्स सेल्फ. ठीक है, तो दो ये तो है ही, और इसके अलावा ये 3 की टेबल में भी आएगा और 5 की टेबल में भी आएगा. ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना है कि 1 जो है वो हर नंबर 1 वो नंबर खुद अपना फैक्टर ज़रूर होता है. तो ये हम स्किप कर जाते हैं, बाकी टेबल्स में देख लेते हैं लेकिन ये वाला स्किप कर जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि फैक्टर्स क्या होते हैं. फिर उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ 24. अब ये थोड़ा सा ऐसा नंबर लिया जिसमें फैक्टर्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो काउंटिंग करते हुए चलोगे. 1 तो हो गई फैक्टर, 2 इसका फैक्टर है. यहाँ पे आपके डिविजिबिलिटी रूल काम आते हैं. जैसे ही नंबर बड़ा होना शुरू होता है, चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा. इन दैट केस यू कैन यूज डिविजिबिलिटी रूल. ठीक है, अब ये तो मैंने सारे लिख दिए, लेकिन क्या हम श्योर हैं कि हमने सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए, कोई फैक्टर छूटा नहीं है? ये कैसे पता लगाया जाए? अगेन सीटेट में ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और अलग अलग फॉर्म्स में पूछा जा रहा है. अगर किसी नंबर के फैक्टर्स हम लिख रहे हैं तो हमने सारे फैक्टर्स कवर किए हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अब ये कुछ पॉइंट्स हैं मल्टीपल्स के बारे में जो आपको ध्यान रखने हैं. क्या क्या हैं? स्मॉलेस्ट मल्टीपल
वो नंबर खुद होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होगा क्योंकि मल्टीपल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट हम बता सकते हैं, लार्जेस्ट हम नहीं बता सकते। देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल, जो कि मैंने अभी बताया, क्योंकि कितनी भी नंबर तक ये जा सकता है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ अ इवन नंबर, देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया, ऑड नंबर का एक मल्टीपल इवन आ रहा है, एक ऑड आ रहा है, एक इवन आ रहा है, एक ऑड आ रहा है। लेकिन जब हम इवन का कोई भी मल्टीपल लेंगे वो हमेशा इवन ही आएगा। दिस इज द यूनिकनेस, इसलिए ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फैक्टर्स में भी ऐसे ही है। वन इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सबसे छोटा है। अ नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो नंबर खुद, जैसा मैंने अभी आपको 15 के फैक्टर्स लिख के दिखाए थे कि 15 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 5 और 15। इसमें ये नंबर खुद जो है वो सबसे बड़ा है, फैक्टर है, और 1 जो है वो इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर है, ठीक है। एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। अगर वो नंबर है तो उसके कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 1 इज़ एन एक्सेप्शनल केस, जो कि ना तो प्राइम की उसमें आता है लिस्ट में, ना ही कंपोजिट। 1 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ये? मैसेज मी इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन मूव, थोड़ा फास्ट जा रही हूँ मैं। Shall I move? ओके, ये मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं लास्ट में, सीटेट के जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में से ही लिए, इसको समझो। ओके, साक्षी, मंजरी, मनी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, द क्वेश्चन इज, in how many ways 48 small squares of 1 centimeter by 1 centimeter can be arranged so that the resulting area is 48? उन्होंने कहा कि एक 48 स्मॉल स्क्वायर्स का एक ग्रिड है, ठीक है। एरिया आपको सिखाया हुआ है पहले भी। मान लो ये 48 नहीं बना सकती, मैं एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ। ये 48 स्मॉल स्क्वायर का एक ग्रिड है। उन्होंने कहा इसके ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं कि जो एरिया है इसका वो सेम ही रहे। आपने ब्लॉक्स वाला गेम देखा होगा। ब्लॉक्स में बिल्डिंग बनाने के कई तरीके होते हैं। ऐसे करके बना लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना, या फिर इस तरह से बना लो। तो मल्टीपल तरीके हैं। तो वो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ ये लैंग्वेज हो, रिजल्टिंग एरिया विल बी सेम, देयर इज नो चेंज इन द एरिया, उसमें एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है जिसे हम फैक्टर्स कहते हैं, जो क्लास थर्ड का टॉपिक है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1 हमें पता है सबसे छोटा फैक्टर है। 1 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 48 आए, 48। यानी इसको अगर मैं एरिया का फॉर्मूला मानूँ तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज एरिया। और ये दिखने में कैसा दिखेगा,
इस तरह से 48 ग्रिड्स को अगर मैं एक ही लाइन में इस तरह या इस तरह लगा दूँ, तो एरिया में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है? फिर 2 से काउंटिंग कह रही है मेरी 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? हाँ, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, मेरी डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है ये 2 से डिवाइड होगा। अगेन मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैंने इसको 2 रोज़ में इस तरह से अरेंज कर दिया। क्या ये 3 से हो रहा है? हाँ, ये 3 से भी हो रहा है। अगेन मैंने इसे 3 रोज़ में इस तरह अरेंज कर दिया, ठीक है? क्या ये 4 से हो रहा है? यस, ये 4 से भी हो रहा है। 5 से ये नहीं होगा। 6 से हो रहा है? यस, ये 6 से हो रहा है। अगेन 6 रोज़ में मैंने 8-8 कॉलम्स के बना दिए, तो हो जाएगा। 7 से हो रहा है? नहीं, ये 7 में नहीं होता क्योंकि 7 7 ज़ा 49 होता है, ये 48 है। 8 से हो रहा है? जैसे ही वो नंबर आपको इधर की साइड दिखने लगे, आपने स्टॉप हो जाना है, यानी और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात एक ही है। तो अगर आप 8 इंटू 6 लिखो या 6 इंटू 8 लिखो, अब फैक्टर्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपसे इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें कहा कितने अरेंजमेंट्स बन रहे हैं ऐसे? 1 2 3 4 5, तो 5 अरेंजमेंट्स बन रहे हैं इसके, तो 5 विल बी द आंसर। और अगर वो ये पूछता कि कितने फैक्टर्स हैं, हाउ मैनी फैक्टर्स, इसी सेम क्वेश्चन में, तो मैं गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 फैक्टर्स बने, ठीक है? तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, द पैटर्न विल बी द सेम। क्लियर है ये? कैन आई मूव नाउ? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन कहलाता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक ही पर्सन की किसी रो या कॉलम में पोजीशन बताई, जैसे उन्होंने कहा है ये रूही जो है वो दोनों साइड से, यानी टॉप टू दिस और ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से 19th पोजीशन पे है, तो लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं? इसका फॉर्मूला ये होता है कि बोथ साइड पे टॉप से डाउनवर्ड्स, बॉटम से ये पोजीशन को ऐड करके -1 करना होता है। अब ये -1 क्यों किया जाता है? क्योंकि हम इसे ऊपर की साइड से जब काउंट कर रहे हैं तब भी काउंटिंग हो रही है उसकी, उस पर्सन की, और जब नीचे से काउंट कर रहे हैं तब भी उसकी काउंटिंग दोबारा हो रही है। तो एक बारी काउंटिंग ज़्यादा होने की वजह से वो -1 करते हैं। तो यहाँ पे उसकी टॉप से भी 19 है, बॉटम से भी 19 है, -1। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्या दिख रहा है? 38। आप सोचोगे 19 ऊपर से है, 19 नीचे से है, फटाफट 38 करके आ जाओगे। हमेशा रॉन्ग आंसर वो पहले लिखेगा, तो बी केयरफुल विद दैट। 37 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? So today's last question is, Asmita reaches school for a meeting 15 minutes before 8:30। टाइमिंग वाले क्वेश्चन में जैसे जैसे डाटा दिया हूँ वैसे वैसे आपको पॉइंट करना है। ये सुबह का टाइम है, ठीक है? उसने कहा 8:30 से 15 मिनट्स पहले अश्मिता पहुंची है, तो ये अश्मिता के पहुंचने का टाइम है।
शी रीच हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग। वो अपने कलीग से आधा घंटा पहले पहुंची, तो इसमें आधा घंटा ऐड कर दो। ठीक है, आधा घंटा ऐड करने पर ये 8:45 हो जाएगा। ठीक है, 8:45 पे यानी उसका कलीग आया। हु इज, जब इस तरह के कनेक्टर होते हैं तो ये जो क्लोजेस्ट पर्सन होता है उसके लिए कहा जा रहा होता है। कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जो सब्जेक्ट के लिए होते हैं, शी के लिए, लेकिन यहाँ पे कली हु जो है वो नियर वाले के लिए होता है। हु के पास कौन है, कलीग है। शी जो है वो उससे दूर है। ये इंग्लिश के जब ग्रामर टॉपिक्स होंगे उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो हु इज 40 मिनट्स लेट फॉर द मीटिंग। कलीग पहुंचा 8:45 पे, लेकिन वो कितने मिनट्स लेट था मीटिंग से, 40 मिनट्स लेट पहुंचा है। तो हमने 40 मिनट्स माइनस किए, तो यानी मीटिंग का टाइम जो है वो ये रहा होगा। अब उसने जितना डाटा दिया था हमने उसे मार्किंग कर लिया। आप क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग। शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग इज दिस, 8:05। क्लियर। डायग्रामेटिकली बनाओगे देन यू विल रिकॉर्ड एवरीथिंग। अब आपने ये डायग्राम बना दिया, वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, ज़रूरी नहीं है वो आपसे मीटिंग टाइम शेड्यूल ही पूछे। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल दे, कोई ये कह दे कि और उससे मीटिंग टाइम से और 1 घंटा जोड़ के क्या टाइमिंग है। तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं और फाइनली फिर आप आंसर तक पहुँच सकते हो। आई होप you understand today's topic. In the next, we will continue with some more questions and topics. Hope you enjoy. Thank you.